हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो, इसके लिए मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ। और इसी श्रेणी में आज एक वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिस वीडियो सीरीज़ का नाम है बीईजीजी 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आज हम लोग बीईजीजी 171 बुक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा एडवर्टाइज़मेंट है कि शिक्षा मैटर्स इग्नू जो है इन सब चीज़ों में डील करती है, जिनको भी चाहिए वो यहाँ पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? इन सब बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ें। तो ये रहा हम लोगों का हेडिंग बीईजीजी 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब मीडिया और संचार के कौशल। मीडिया का हिंदी मीडिया ही होता है, मीडिया साधन कह सकते हैं, साधन एवं संचार के कौशल। तो इसमें कुछ मिला करके 30-32 प्रश्न होंगे, उसको करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके साथ ही इस वीडियो सीरीज को एंड करेंगे। सबसे पहले कि डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स मेन फंक्शंस। तो कम्युनिकेशन क्या है, मतलब संचार क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो जो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मीनिंग थ्रू अ शेयर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन और बिहेवियर. It involves a sender transmitting a message via a channel to a receiver when they interprets and respond, thereby completing the cycle with feedback. देखिए इतना लंबा चौड़ा समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं समझा देता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है. जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज लॉजिक टू ईच अदर. ठीक है, हम अपने मैसेज को आप तक कन्वे कर पा रहे हैं या आप अपने मैसेज को मुझ तक कन्वे कर पा रहे हैं, तो वही कम्युनिकेशन है. मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है. नाउ मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन के कार्य क्या है या कम्युनिकेशन संचार की विशेषताएं क्या है. तो इंफॉर्मेशन फंक्शन, किसी भी चीज को, किसी भी चीज की सूचना देनी हो. प्राइमरी फंक्शन इज टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड कन्वे फैक्ट, डेटा एंड नॉलेज. जैसे मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, कुछ डेटा कुछ फैक्ट्स वगैरह दे रहा हूँ, तो ये जो है कम्युनिकेशन का एक फंक्शन हो गया. उसके बाद परसुएशन फंक्शन. इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल स्पीच हो गया, लीगल आर्गुमेंट्स हो गया, सोशल एक्टिविटीज, ये सब मतलब कि वो जो आप मतलब मोदी जी के भाषण, अमित शाह के भाषण और अदर किसी भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर का भाषण सुनते हैं, जिसमें कि आप एक तरफा भाषण सुनते हैं और समझते हैं, तो उसे हम परसुएशन फंक्शन कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. उसके बाद इंटरटेनमेंट फंक्शन में भी काम आता है कम्युनिकेशन. इंटरटेनमेंट के भी काम आता है. आप लोग टीवी देखते हैं, शोज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, नॉवेल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, या पढ़ते हैं, तो वो सब क्या है? इंटरटेनमेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है. एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, पढ़ाना तो नहीं कहेंगे, पर ये पढ़ाने का स्वरूप ही है. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि अपने वैल्यूज को, अपने नॉर्म्स को, अपने स्किल्स को आप तक पास कर पा रहा हूँ. तो ये क्या है? एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन. और हो सकता है कि मेरे तरीके से आप लोग भी मतलब एक तरीके से मोटिवेट हो और मेरी तरफ पढ़ाना स्टार्ट करें, तो मेरा जो स्किल है वो आप तक ट्रांसफर हो गया. उसी तरीके से इंटीग्रेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग फंक्शन. देखिए कम्युनिकेशन का जो मेन फंक्शन है वो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि हम सभी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से सोशल, सामाजिक कनेक्शन स्थापित करते हैं, सामाजिक समन्वय स्थापित करते हैं. समाज में ही रहते हैं ना हम लोग. आखिर जब समाज में रहेंगे, बातें नहीं करेंगे, हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं करेंगे, तो समाज में रहने का क्या फायदा? फिर जंगल में रह लेना चाहिए. तो यही है कि इंटीग्रेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए अपने माता पिता, परिवारजन से हम अगर बातचीत करते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है. उसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन फंक्शन. देखिए जैसे कि आपको लॉ, लॉ मतलब हो गया कानून वगैरह, रूल्स हो गया, कुछ पॉलिसीज हो गया. जैसे यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये आप लोगों तक पहुंचेगा, उसके लिए कुछ प्रोसेस है. तो ये सब क्या क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और कुछ सेट ऑफ रेगुलेशन होते हैं, जिनको मानते हुए कम्युनिकेशन किया जाता है. साथ में इमोशनल एक्सप्रेशन फंक्शन भी होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों के सामने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं और पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं. अपने खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. आप जैसे कि एक एग्जांपल अपने प्रेमी को देखते हैं, अगर कोई लड़की है
तो प्रेमी को देखते ही चेहरे पर एकदम छोटी सी मतलब मुस्कान आ जाती है, छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और छोटे-छोटे वो गालों में वो डिज़ाइन बन जाते हैं। अब उसको क्या कहते हैं पता नहीं, गड्ढे टाइप का बन जाता है। आँखें थोड़ी नीची हो जाती हैं। उसी तरीके से लड़के को अगर किसी प्रेमी से मुलाकात हो जाए, सॉरी, प्रेमिका से मुलाकात हो जाती है तो वो खुश हो जाता है, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। दैट इज़ द इमोशनल एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इतनी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। मे बी हो सकता है आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, शायद बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ वगैरह आ रहा होगा। अगर नॉइज़ आ रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मासेस। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रापर्सनल है ना, इसको हम लोग कहते हैं खुद से बातें करना। जैसे कि हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है? कुछ मन में डिसीजन लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ कुछ ड्रीम बनाते हैं, कुछ करने की सोचते हैं और कर नहीं पाते, तो हम लोग आपस में बातें करते हैं, ठीक है? एंजाइटी डिप्रेशन में भी इसी तरीके से होता है कि इंसान अपने से बात करने लगता है, सुख-दुःख वगैरह में, कभी उसको दुःख लगने लगता है, रोने लगता है, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। इसको हम कह सकते हैं, दिस इज़ द कम्युनिकेशन दैट ऑक्यूर्स विदिन एन इंडिविजुअल। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड कन्वर्जिंग विथ वनसेल्फ, मतलब खुद से। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उन सब का फाउंडेशन यही है, इंट्रापर्सनल। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। तो पहले मैं खुद से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इंट्रापर्सनल हो गया। तब जाकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल। डायरेक्ट फेस टू फेस और मीडिएटेड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमीडिएट फीडबैक एंड अ हाई डिग्री पर्सनल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। तो जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है? 1, 2 लोग, 3 लोग या या आप ही लोगों के साथ 2 लोग, 3 लोग बैठ गए, ठीक है? तो फेस टू फेस हो गया या फिर कॉल वगैरह पर बात कर रहे हैं। तो छोटे स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स के साथ अगर हम अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, दिस रिफर्स टू इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ अ ग्रुप हु मीट फॉर अ कॉमन पर्पस और अ गोल। द ग्रुप इज लार्ज इनफ दैट नॉट एवरी मेंबर में स्पीक बट स्मॉल इनफ फॉर इंटरेक्शन टू बी पॉसिबल अमंग मोस्ट ऑफ द मेंबर। देखिए ये एक तरीके का वो ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि कुछ लोग आपस में मिलते हैं, कुछ एक गोल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके गाँव में सड़क टूटी हुई है, तो आप लोग 10 लोग मिल गए, आप लोगों ने एक पर्पस बनाया कि सड़क बनाना है गाँव का, गाँव की सड़क की मरम्मत करवानी है। उसके बाद आप लोगों ने गोल तय किया कि ये इतने रुपए इकट्ठे करेगा, ये इतने रुपए इकट्ठे करेगा। तो इसमें क्या है कि सबने अपनी-अपनी थोड़ी भागीदारी दी, सहभागिता दिखाई और एक निश्चित गोल की ओर गए और उसको अचीव करने का प्रयास किया। दैट इज़ नोन एज़ group communication. Now we will discuss about mass communication. So this involve transmitting message to a large scattered anonymous and heterogeneous audience through a specialized medium और टेक्नोलॉजी कॉल्ड मास मीडिया। देखिए मास मीडिया का मतलब हो गया वो जो आजकल प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया वगैरह हो गया, वीडियो मीडिया हो गया, इसे ही हम मास मीडिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, कन्वे किया जाता है लार्ज लोगों तक। जैसे कि सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो क्या वो अखबार सिर्फ आप ही पढ़ते हैं? नो, मेनी अदर पीपुल्स आर आल्सो रीडिंग दैट न्यूज़पेपर। और भी अदर जो लोग हैं वो सब उस अखबार को पढ़ते हैं। ठीक साथ-साथ न्यूज़ देखते हैं आप, जैसे आज तक खोल लिए, उसके बाद एबीपी न्यूज़ खोल लिए, न्यूज़ नेटवर्क खोल लिए, एनडीटीवी, ये सब जो आप खोल के बैठते हैं, सॉरी मोबाइल नोटिफिकेट हो रहा था। तो ये सब क्या है, मास मीडिया का एग्जाम्पल है। तो इसमें थोड़ी-थोड़ी बातें लिखी गई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब व्हाट आर द 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। 7 सी, सी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। कम्युनिकेशन संचार के 7 नियम, संचार के 7 गुण क्या है, एग्जांपल के साथ बताइए। तो सबसे पहला है क्लैरिटी। तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए और इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, मतलब आसानी से समझा जा सके, ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ और क्लियर बता रहा हूँ और क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एक अनक्लियर और एक क्लियर।
We need to leverage synergistic paradigm to optimize output. Jargon, field and value और एग्जाम्पल क्लियर है. We should combine the sale and marketing teams to increase the sale. ऊपर में जो है वो अभी आप पढ़ के समझ पाए या सुन के समझ पाए? द आंसर इज नो. जबकि नीचे वाला जो सेंटेंस है, वी शुड कंबाइन द सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब सेल्स और मार्केटिंग को कंबाइन करना है ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जा सके, मतलब जो सेल मतलब बेचने को बढ़ावा दिया जा सके. उसी तरीके से दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्साइजनेस, मतलब कन्वे द मैसेज इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्लैरिटी, मतलब कि क्लैरिटी भी होना चाहिए और अपने आप जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो एकदम कम से कम शब्दों में होना चाहिए. जैसे आप किसी भी जगह पर आवेदन पत्र वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप मतलब कि इतना लंबा नहीं लिख देना है कि 2-2 पेज 4-4 पेज का हो जाए, छोटा हो, 1 पेज में हो, आपकी बातें क्लियर हो जाए. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया वर्ड, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू यू टुडे टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर टुमारो हैज बीन पोस्टपोन्ड टू अ लेटर डेट नेक्स्ट वीक. कितना लंबा हो गया, जबकि छोटा कॉन्साइज क्या हो गया, टुमारोज मीटिंग इज पोस्टपोन्ड अंटिल नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब कल का जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है अगले मंगलवार तक के लिए. तो ये हो गया कंसाइजनेस. उसके बाद है कंक्रीटनेस. द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, डेफिनिट एंड विविड रेदर देन वैग एंड जनरल. देखिए मैसेज जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी एकदम ऐसे ही बता दिए. तो और वैल्यू मतलब कि प्रोडक्ट, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना. जैसे एग्जांपल, आवर प्रोडक्ट इज वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल है, नहीं, बल्कि आपको ऐसे बोलना है कंक्रीट इंफॉर्मेशन के साथ, सटीक डेटा के साथ. आवर प्रोडक्ट सेल्स हैव इंक्रीज बाय 40% इन द लास्ट क्वार्टर, मतलब पिछले चौमाही में या पिछले तिमाही में हमारे प्रोडक्ट के सेल्स में 40% की बढ़ोतरी हुई है. तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया. चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो दैट इज नोन एज करेक्टनेस. द कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स, मिस्टेक इन फैक्ट्स एंड मिस स्टेटमेंट्स. इट इनहेंस क्रेडिबिलिटी, मतलब देखिए जब भी आप कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपका जो भी कम्युनिकेशन हो वो हर संभव प्रयास कीजिए आपके वो ग्रामेटिकल एरर से फ्री हो, मतलब कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, किसी भी प्रकार का व्याकरणीय अशुद्धि नहीं हो, किसी भी प्रकार के फैक्ट्स के साथ आप मिस्टेकनली बिहेव नहीं करें और गलत फैक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करें. जैसे एग्जांपल है, देयर आर 3 मेन पॉइंट्स टू कंसीडर. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि एक ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, जबकि इसका सही है देयर आर 3 मेन पॉइंट्स टू कंसीडर, मतलब 3 मेन पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है. तो ये हो गया चौथा. अब आते हैं 5वें नंबर पर, कोहेरेंस. ऑल पॉइंट्स शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड आर रेलिवेंट टू मेन टॉपिक. जैसे आप किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी, लेट सपोज महात्मा गांधी की जीवनी आप डिस्कस करें, पहले जन्म के बाद सीधे मृत्यु पर आ गए, नहीं भाई, पहले जन्म की चर्चा करनी है, फिर उसके पढ़ाई लिखाई की चर्चा करनी है, फिर उसके काम काज की चर्चा करनी है, फिर उसकी मृत्यु की चर्चा करनी है. तो सारे पॉइंट्स लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए और रिलेवेंट टू मेन टॉपिक, मतलब मेन जो आपका टॉपिक है उससे कनेक्ट होना चाहिए. एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा, कोई बताने लायक है नहीं, फालतू में दिया हुआ है, आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो लिख दीजिएगा. देखिए मेरा काम है यहाँ पर मोटा मोटा आप लोगों को समरी बता देना. आप लोग चाहेंगे बड़ा सा आंसर दे दो, बहुत सब कुछ लिख करके दे दो, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है. छठा जो आपका 7C ऑफ कैरेक्टर मतलब 7C ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें से है कंप्लीटनेस. द मैसेज मस्ट इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डेटा द receiver needs to understand and take action. Answer the basic question who, what, when, where, why and how. देखिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, तो आपका मैसेज कंप्लीट हो, आधा अधूरा ना हो, ठीक है. आपका मैसेज आधा अधूरा नहीं होना चाहिए. और कोशिश करें कि आप जब भी अपना कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो उसमें ये जरूर बताएं हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों और हाउ, कैसे, ये सब का उत्तर मिल जाए, ठीक है. और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एग्जांपल इनकम्प्लीट है, कंप्लीटनेस नहीं है. द मीटिंग इज टुमारो, कल मीटिंग है, क्या क्या मीटिंग है, किस बात के लिए मीटिंग है, क्यों मीटिंग है, कैसे मीटिंग है, कुछ भी नहीं लिखा गया. जबकि कंप्लीट में क्या है, द प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग is tomorrow November 5th when at 10 AM in conference room B. मतलब कल के दिन में मीटिंग है 5 नवंबर को 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम बी में. ऑल टीम मेंबर्स
who must attend the finalize the project to finalize the project timeline, please bring your initial task list। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कंप्लीटनेस क्या है। उसमें था कॉर्टसी, देखिए आपका कम्युनिकेशन जो है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा लगे, लोगों का दिल जीत लें आप। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करूँ, पोलाइटली बात करूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन शुड बी रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, कंसिडरेट एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नाउ डिस्कस करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन को, राइट टू इम्पैक्ट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास। दो दो इम्पैक्ट्स लिखने हैं, दो दो असर लिखने हैं, क्या क्या होता है। तो देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एक पॉजिटिव असर होता है और दूसरा निगेटिव असर होता है। देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऊपर मैंने आपको बताया कि खुद से बातें करना, सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। जैसे हम कोई गोल के बारे में सोचते हैं, हम मुझे 7वें दिन के अंदर ये कंप्लीट कर लेना है, या आप ये सोचते हैं मेरे अंदर ये कमजोरी है, मुझे इसको ठीक कर लेना है, या मेरे अंदर ये इमोशंस, भावनाओं की कमी है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है कि रूमिनेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसमें कि क्या होता है कि इंसान नेगेटिव थॉट्स को सोचता है, रिपीटेटिव बातों को, मतलब एक ही बातों को सोचता रहता है, तो उसको एंजाइटी डिप्रेशन कहते हैं। ये जो है इस तरीके से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन और पुअर सेल्फ एस्टीम, मतलब उसके अंदर जो मतलब एक पुअर सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या, उसके अंतर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, भाई ये क्या हो गया, कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर है, आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। अब दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके भी दो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। रुकिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरपर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल मतलब जब हम दूसरों से बातें करते हैं, ठीक है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, रिलेशनशिप बिल्डिंग। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे बात करके एक रिलेशनशिप ही तो बिल्ड कर रहा हूँ। आप लोग मेरी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, मेरे परिवार से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक डीप और मीनिंगफुल बातों को आप तक रख सकूं, ताकि एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सके। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड्स ट्रस्ट, एम्पैथी एंड इंटीमेसी विच आर क्रूशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। जबकि नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभार क्या होता है कि हम ग्रुप्स में कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो कभी किसी किसी कारण से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है और हम लोग लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं। ऐसा गांव घर में अक्सर देखा जाता है कि तिल का ताड़ हो जाता है, कहावत चलता है, ठीक है, मतलब लड़ाई ना झगड़ा फिर भी रगड़म रगड़ा, ये कहावत जो है चलता है कि मतलब फालतू का ही डिस्कस करने। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। अब ग्रुप कम्युनिकेशन में आते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ ये ग्रीन कलर को। तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या आप बोल रहे थे, ग्रुप कम्युनिकेशन, यस। तो उसका पॉजिटिव, अरे पेन कहाँ चला गया भाई, ये रहा पेन। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया कि सिनर्जी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए ग्रुप में जब भी हम लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं कि कोशिश करते करते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट निकाल सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक रोड बनाना था, सभी लोग मिल करके आए और रोड बनाने के लिए पैसे इकट्ठा किए, कुछ लोगों ने मतलब बालू, गिट्टी, सीमेंट सब की बातें की, डिस्कशन किया, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। जबकि निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में, कि हम लोग बातें कम करते हैं और भिन-भिनाते ज़्यादा हैं, मतलब काम की बात कम और फालतू बात ज़्यादा। मतलब आए थे रोड बनाने की चर्चा करने और हम लोग पहुंच गए नेता नगरी में कि इसने इसको वोट देना है, इसने इसको वोट देना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब अब आते हैं मास कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट के बारे में, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एंड सोशल कोहेजन। So it keeps vast population informed about important events, issues and cultural development, forming a public sphere। देखिए पब्लिक डोमेन में मतलब कि नागरिक जो मतलब नागरिक एक तरीके से
नागरिक संघ में, मतलब जो हम लोग समाज में रहते हैं, नागरिक समाज में जो भी चीजें होती है, सोशल इश्यूज, सामाजिक समस्याएं होती है, कल्चरल समस्याएं होती है, या कल्चरल डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट होता है, तो मास मीडिया क्या करता है, तुरंत उसकी सूचना हम लोगों तक पहुंचा देता है। इट कैन प्रमोट सोशल कोहेजन बाय डिससीमेंटिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन इसका भी कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि एजेंडा सेटिंग एंड डिसेंसिटाइजेशन। देखिए, एजेंडा सेटिंग का मतलब क्या हो गया कि कुछ कुछ क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, मास मीडिया में क्या क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद आपको टीवी कहीं न्यूज़ वगैरह हो गए, तो ये सब क्या करते हैं कि कभी-कभी क्या करते हैं, मेन न्यूज़ को उड़ा देते हैं। जो बहुत ज़्यादा खराब घटना हो गई, कुछ पैसे लेकर के उन्होंने उसको उड़ा दिया, ठीक है? बल्कि दूसरे न्यूज़ को चला दिया, दूसरा न्यूज़ टीवी पे चला दिया, दूसरा न्यूज़पेपर में छाप दिया, तो इसे हम बोलते हैं एजेंडा सेटिंग एंड डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। देखिए, इसके लिए मैं आपको अगले पेज पर ले चलता हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई है ना, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है, एक सेकेंड, अरे पेन को क्या हो गया भाई, सेंडर, इसके मन में होता है मैसेज, ठीक है। सेंडर के मन में होता है मैसेज। उसके बाद एक होता है आपको, कहाँ चला गया भाई, ये रहा ना, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, ठीक है। रिसीवर के बाद आपको ये डिकोड करता है, डिकोडिंग। फिर उसके बाद ये जो है आपको डिकोड करने के बाद फीडबैक देता है, फीडबैक देता है। आप लोग नहीं समझे होंगे अभी, मैं आपको इसको समझाता हूँ अभी। देखिए, जैसे मैं एक सेंडर हूँ, मेरे मन में कुछ मैसेज है, मेरे मन में कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सेंडर हूँ, मेरे मन में एक मैसेज है और एक इनकोडिंग, मतलब मैंने संदेश को अपने आप में एक तरीके से इनकोड किया, ठीक है। मैंने अपने संदेशों को बोला, मतलब सारे संदेश मैंने आप लोगों के लिए बोला। अब एक चैनल है, चैनल मतलब हो गया एक माध्यम है, और वो क्या है, वाईटी, यूट्यूब। अब ये क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा, आप लोग रिसीवर हैं, आप लोगों ने इसको सुना, मतलब रिकॉर्ड किया। उसके बाद क्या है कि अब आप लोग मेरे को फीडबैक देंगे, बताएंगे कि मैंने क्या सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया। तो ये हो गया फीडबैक। तो सबसे पहले सेंडर होता है जिसके मन में मैसेज होता है, वो मैसेज को इनकोड करता है। फिर उसके बाद एक चैनल होता है, चैनल मतलब माध्यम हो गया, माध्यम से फिर रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर उसको डिकोड करके समझता है, फिर उसके बदले में फीडबैक देता है कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। अब इस बीच में एक चीज आता है नॉइज। नॉइज क्या हो गया कि जो मतलब बेकार की बातें हो गई, जो जरूरत की बातें नहीं है, तो उसे हम नॉइज कहेंगे, ठीक है। वो नॉइज मतलब एक तो शोर शराबा भी कह सकते हैं या बेकार की बातें भी कह सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं अभी इस मैसेज मैं अपने बातों को इनकोड कर रहा हूँ, मैसेज को इनकोड कर रहा हूँ, इस दरमियान क्या होगा, मैं अभी एक नोटिफिकेशन आया था फोन में, तो वो भी रिकॉर्ड हो गया होगा, तो एक नॉइज हो गया मेरे लिए, या आप लोगों के लिए भी नॉइज हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए, इतना क्लियर हो गया। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, सेंडर हो गया, इनकोडर, ठीक है। उसके बाद मैसेज होता है, उसके बाद इनकोडिंग होता है, उसके बाद चैनल होता है, उसके बाद रिसीवर होता है जो डिकोड करता है, जिसको डिकोडिंग मतलब डिकोड, रिसीवर को डिकोडर बोलते हैं, मैसेज डिकोड करता है, फिर फीडबैक देता है और नॉइज। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप आप इस लोग इसको समझ गए होंगे, वही बातें इंग्लिश में लिखी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोगों के स्क्रीन पर हैं ही, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नॉइज के प्रकार दिए गए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, बताने लायक कुछ भी नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंटीग्रेशन, कल्चरल प्रमोशन। देखिए, एजुकेशन में क्या फंक्शन है कम्युनिकेशन का, तो
हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने स्किल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं और अपने वैल्यूज को ट्रांसफर कर रहे हैं। एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट आप लोग मेरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। तो इट इज मतलब इट इज अ बेड रॉक ऑफ एजुकेशन। इट facilitates the transfer of knowledge, skills and values from teacher to student, from expert to public and from one generation to the next। ठीक है, एजुकेशन में ये हो गया। इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया एंटरटेनमेंट के लिए, ये सॉरी, प्राइमरी फंक्शन हो गया कम्युनिकेशन का एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मास मीडिया का भी इस्तेमाल होता है। अब जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, टेलीविजन सीरीज देखते हैं जिसको आप आजकल वेब सीरीज कहते हैं, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, तो इंटरटेनमेंट के साधन है और ये सब कम्युनिकेशन के साधन हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन फोस्टर सोशल इंटीग्रेशन बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। नेशनल मीडिया फॉर इंस्टेंस कैन इंटीग्रेट डाइवर्स पॉपुलेशन बाय ब्रॉडकास्टिंग नेशनल इवेंट्स, सेलिब्रेटिंग शेयर्ड हॉलीडेज। लेट्स सपोज, ये जो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया जोड़ना, तो कम्युनिकेशन क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। लेट्स सपोज, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लोग रोड बनाने के लिए इकट्ठा हुए, ठीक उसी प्रकार मीडिया क्या करती है, जैसे कोई फंक्शन होने वाला है किसी जगह पर, मान लीजिए मोदी जी आने वाले हैं, अमित शाह आने वाले हैं, अदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर आने वाला है, तो पहले से ही प्रचार प्रसार किया जाता है कि भाई इस जगह पे आने वाले हैं, कृपया आप लोग भी आएं और इस आयोजन को सफल बनाएं, वगैरह वगैरह। तो यही जो है आप लोगों को इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कल्चरल प्रमोशन के बारे में, और ये है नेक्स्ट पेज में। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज, कल्चरल प्रमोशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो है ना, इज द व्हीकल ऑफ कल्चर। इट ट्रांसमिट्स कल्चरल हेरिटेज, इंक्लूड लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड इनटू द फ्यूचर। देखिए, कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है कि सारी बातों का ट्रांसफर होता है, जैसे लैंग्वेज का भी ट्रांसफर होता है। पहले खड़ी बोली बोलते थे, अब हिंदी बोलते हैं, तो खड़ी बोली ही हिंदी में परिणत हो गई। फिर लिटरेचर, पहले लोग प्रगतिवाद, छायावाद वगैरह में लिखते थे, आज भी लोग लिखते हैं। आर्ट, म्यूजिक, म्यूजिक का जो फॉर्म है, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, सारे गामा पौधा निशा, ठीक है। उसके बाद फोक डांस हो गया, उसके बाद आपको क्लासिकल डांस हो गया, जैसे आपको मोहिनी अट्टम हो गया, उसके बाद कथकली, कुचिपुड़ी हो गया, ये सब पहले से चलता आ रहा है और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग उसको देखते हैं और ये आगे बढ़ते रहता है। तो यही हो गया कल्चरल प्रमोशन, ठीक है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड एनालाइजिंग मैसेज टू लार्ज डाइवर्स ऑडियंस थ्रू मीडिएटेड चैनल्स। मास मीडिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल रीच, मिलियन ऑफ पीपल स्टिमुलेशन साइमल्टेनियसली। impersonality, the relationship between the sender and the receiver is impersonal and anonymous. Delayed feedback, presence of gatekeepers, public nature। बेकार है, सीधा सीधा बता देता हूँ कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से मैसेज, जो क्रिएटेड मैसेज होता है उसको सेंड किया जाता है और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है और उसको एनालाइज कर लेता है, और ये बहुत मास बड़े लेवल पे होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास कम्युनिकेशन, क्योंकि बड़े लेवल पे होता है। जैसे न्यूज चैनल्स वगैरह के मैसेज आप सुनते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करके छोड़ देते हैं। पेपर के न्यूज चैनल आप, सॉरी, पेपर अखबार के जो आप न्यूज वगैरह सुनते हैं, देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और बात खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ये डिफरेंट कैसे है, तो वो डिफरेंसेस कैसे है वो अभी मैं आपको अगले पेज में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एकदम अच्छे से सूचीबद्ध किया हुआ है। देखिए, पहला है मास कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस जो होता है लार्ज होता है, हेट्रोजीनस होता है और ऑटोनोमस, सॉरी, एनोनिमस होता है। मतलब लार्ज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। जैसे टीवी न्यूज वाले, टीवी न्यूज की बात कर ले तो बहुत लोग सुनते हैं टीवी न्यूज। उसके बाद आपको पेपर की बात कर ले तो बहुत लोग पढ़ते हैं। हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस का मतलब हो गया कि समांगी, सर्व समांगी, सब लोग मिश्रित मिश्रित रूप से, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, नट्टा भुट्टा, सब उसका ऑडियंस होता है, सब मतलब उस न्यूज को पढ़ता है, ठीक है। एनोनिमस, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कुछ छोटे लोगों के बीच में होता है, स्मॉल, मतलब जैसे कि कुछ लोगों का गैदरिंग हुआ, 10 लोग 5 लोग मिले, आपस में बातें की और किसी विशेष टॉपिक पर बात होती है, स्पेसिफिक होता है। और नॉन होता है, पता होता है कि किस बात पर डिस्कस करना है। फीडबैक, डिलेड, इनडायरेक्ट या लिमिटेड,
तो मास कम्युनिकेशन में फीडबैक मतलब अब जैसे सुन लिए हम लोग समाचार, तो अब टीवी वाले से सुन लिए समाचार, उसको बोलने जाते हैं क्या? नहीं बोलने जाते हैं, डिलेड होता है, मतलब या तो बोलते हैं तो हम लोग ईमेल वगैरह कर देते हैं, उनको देखना हुआ देखा, नहीं देखना हुआ नहीं देखा। इनडायरेक्ट होता है फीडबैक, मतलब अब हम सीधे-सीधे न्यूज़ चैनल तो नहीं पहुँच जाते कि भई ये आपने गलत बता दिया, ये गलत बताया, इसको सही करो, लिमिटेड हो तो ये हो गया, ठीक है? और लिमिटेड होता है कि फीडबैक लिमिटेड होता है। अब हम बताने के लिए गए, हमको 2 मिनट का समय मिला, हम 10 मिनट का भाषण लेके चले गए, तो 10 मिनट का भाषण हमें थोड़ी बोलने को मिलेगा। हमको 2 मिनट ही बोलने को मिलेगा, तो हम लोग 2 मिनट में ही फीडबैक देंगे। जबकि इसमें क्या होता है इंटरपर्सनल में, ये इमीडिएट होता है, मतलब तुरंत हम लोग फीडबैक दे सकते हैं, नहीं भई ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और डायरेक्ट फीडबैक दिया जाता है, जैसे 10 लोग मिले तो सब एक-दूसरे को फीडबैक दे देते हैं, और एबंडेंट मतलब कि बहुत मात्रा में फीडबैक दिए जा सकते हैं, मतलब जितना मर्ज़ी उतना फीड नहीं, रास्ता ढलैया का नहीं होना चाहिए, रास्ता एकदम मोटार का होना चाहिए, रास्ता प प वो पिचिंग वाला होना चाहिए, रास्ता काला काला रंग का नहीं होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। मतलब इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स। चैनल देखिए, किस माध्यम से हम लोग मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में मीडिएटेड होता है, जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट, ये तो मैंने बता दिया। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में प्राइमरीली फेस टू फेस होता है, अधिकतर फेस टू फेस होता है, और आजकल मीडिएटेड लाइक अ फ़ोन कॉल, आजकल फ़ोन कॉल पे भी होता है। सोर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे आज तक हो गया, सीएनएन हो गया, बीबीसी हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान हो गया। तो इस तरीके से उन सब माध्यमों से हमें मास कम्युनिकेशन होता है, जबकि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है इंडिविजुअल होता है, एक लोगों के द्वारा या एक स्मॉल ग्रुप के द्वारा होता है। मैसेज फ्लो, एक आदमी बहुत लोगों तक मैसेज फ्लो करता है, जैसे रात के 10 बजे दस्तक देता है, दस्तक, ठीक है? शायद एबी क्या बोलते हैं, क्या न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़, या फिर और उसके बाद आपको आज तक है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट देता है, पहले डीएनए देता था, अभी भी देता है डीएनए, तो वो एक आदमी बोलता है और बहुत लोग सुनते हैं। और इसमें क्या होता है कि इंटरपर्सनल में 1 टू 1 और 1 टू फ्यू, मतलब एक आदमी भी बोलता है और एक से अधिक आदमी भी बोलते हैं, लेकिन आपस में ही बोलते हैं। गेट कीपिंग हाई, एडिटर्स और प्रोड्यूसर, मतलब इसमें एडिटर्स और प्रोड्यूसर सब होते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, भाई एडिटर प्रोड्यूसर कुछ नहीं, अपने आप आए, बोले, गए, बात खत्म। मैसेज नेचर, पब्लिक नेचर का होता है मास कम्युनिकेशन, और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आकर के बोल दिए। और जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है प्राइवेट नेचर का होता है, जैसे 10 लोगों ने मिलकर रोड बनाने का तय किया, तो ये 10 लोगों के बीच में ही बातें रहती है, पर्सनल होता है और टेलर्ड होता है। तो इस इन सब बातों को आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है? अब अगला नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोकलाइजेशन इन मीडिया। देखिए, ग्लोबलाइजेशन इन मीडिया रिफर्स टू वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया थ्रू क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स। इट्स रोल इज प्रोफाउंड। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वैश्वीकरण। जैसे कि मीडिया में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या कि अमेरिका में कोई घटना घटित हुई, हमको 2 मिनट में पता चल जाता है। यूके में यूके यूनाइटेड किंगडम, मतलब ये इंग्लैंड में कोई घटना घटित हुई, हमें 2 मिनट में पता चल जाता है। तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये कैसे होता है, तो मीडिया के माध्यम से होता है। ये क्रॉस बॉर्डर, ये बॉर्डर नहीं दिखता। यूके यूएसए की कहाँ है भाई, 7 समुंदर पार है, लेकिन हम लोग यहाँ उसको सुन पा रहे हैं, यहाँ उन सभी बातों की न्यूज़ को देख पा रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोकलाइजेशन। तो ये वही है, एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ ग्लोबल विलेज, कल्चरल इंपीरियलिज्म, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब ग्लोबलाइजेशन इन मीडिया इज द एडाप्टेशन ऑफ अ ग्लोबल मीडिया प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट टू सूट कल्चरल लोकल कल्चर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इट इज अ रिस्पॉन्स टू वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ऑफ प्योर ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ग्लोबलाइजेशन का छोटा रूप है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि वैश्वीकरण होता है, जबकि ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण तो होता ही है, लेकिन उसमें स्पेसिफाइड किसी एरिया में होता है। लेट्स सपोज, मैं आपको बता देता हूँ, मीडिया चैनल होता है, आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, तो आप देखते होंगे इंडिया टीवी हो गया, तो ये सब हो गया भारतीय, पूरा भारत को कवर करता है। लेकिन अब क्या करते हैं, उसी में हम लोग छोटे-छोटे चैनल्स को क्रिएट कर देते हैं, जैसे एबीपी का हो गया, एबीपी मराठी, एबीपी हिंदी, ठीक है? उसी तरीके से जी न्यूज़ का हो गया, जी बिहार झारखंड, उसके बाद जी उत्तर प्रदेश, उसी तरीके से इंडिया टीवी का हो गया क्या, इंडिया इंडिया टीवी, आपको इंडिया टीवी बिहार, उसी तरीके से आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तो है तो ग्लोबलाइज़ मीडिया, ठीक है? पर एक विशेष जगह को ध्यान में रखें, क्योंकि देखिए, बिहार में तो हिंदी बोला जाता है, तो अब पूरे भारत में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी सभी तरह के लोग रहते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन हो गया। जबकि हिंदी के लिए बात करना है, तो हिंदी के लिए तो हिंदी न्यूज़ चैनल चाहिए ना भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, मीडिया हाउस वाले, बड़े-बड़े मीडिया वाले क्या करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं। मतलब कि उस जगह की, जिस जगह के लिए वो पत्र छाप रहे हैं, न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए कि न्यूज़ न्यूज़ चला रहे हैं, तो वो उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो वो
न्यूज वगैरह छाप देते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। जैसे यहाँ पर है एमटीवी एक चैनल है, स्पेसिफिक चैनल फॉर प्रोग्रामिंग डिफरेंट, जैसे एमटीवी इंडिया, इंडिया के लिए एमटीवी इंडिया है जिसमें कि बॉलीवुड कंटेंट दिया जाता है। हो सकता है कि एमटीवी हॉलीवुड भी हो, एमटीवी बॉलीवुड भी हो, एमटीवी अमेरिका भी हो। जैसे फास्ट फूड चेन हो गया मैकडोनाल्ड्स, जो कि विदेशी कंपनी है लेकिन अपने इंडिया में इसका सबसे फेमस है दी मकालू टिक्की बर्गर। इसी तरीके से इंटरनेशनल न्यूज चैनल हो गया बीबीसी सीएनएन, लेकिन इसका रीजनल एडिशन भी है जो कि लोकल न्यूज पर फोकस करता है, जैसे बीबीसी बीबीसी इंडिया, सीएनएन इंडिया। तो ये लोकल न्यूज पर फोकस करता है, बट है ये ग्लोबलाइज फॉर्मेटिंग। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, अरे भाई ये क्या दबा दिया। कुल मिलाकर के हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि जितना भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोडक्ट है, मतलब ग्लोबलाइजेशन है, वो सब ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया। तो मास मीडिया कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए कुल मिलाकर के एक हो गया प्रिंट मीडिया, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह हम लोग देखते हैं, मैगजीन, बुक्स वगैरह, ब्रोचर्स वगैरह, पैम्पलेट वगैरह। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया, जो कि हम लोग टीवी चैनल्स में ट्रांस ऑडियो सिग्नल्स के माध्यम से देखते हैं, न्यूज वगैरह जो देखते हैं, टेलीविजन। ठीक है, फिल्म सिनेमा भी जो है ना मास मीडिया का ही एग्जांपल है, जिसमें विजुअल स्टोरी टेलिंग होता है, एक स्क्रीन पर प्ले होता है। उसके बाद डिजिटल न्यू मीडिया, आजकल की मीडिया जो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट पर है, जैसे कि इंटरनेट वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हो गया, ब्लॉग पॉडकास्ट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आजकल मास मीडिया के अंतर्गत आता है। मोबाइल मीडिया, स्मार्टफोन और टेबलेट, जैसे हम बात कर लिए अमेरिका में कोई घटना घटित हो गई, तो फोन पे तुरंत आ जाता है, ये जी यहाँ पे ये घटना घटित हो गया, बच के रहना। तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। उसके बाद एक और है आउटडोर मीडिया, एम्स टू रीच ऑडियंस इन पब्लिक स्पेस। जैसे बिल बोर्ड्स, जैसे क्या होता है ना कि वो पोस्टर वगैरह चिपका देते हैं बाहर रोड पर, पोस्टर चिपका दिए, ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट, बस ट्रेन वगैरह में चलते फिरते लोग बस में देखे होंगे सकरनी प्लास्टर्स, श्री अंबुजा जंग रोधक सीमेंट, ट्रेन पर वो बना रहता है, बस में भी बना रहता है, कोलगेट का प्रचार किया रहता है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स का प्रचार किया रहता है। तो ये सब हो गया आउटडोर मीडिया। ठीक है, आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। नाउ डिस्कस द इम्पैक्ट एंड डेंजर्स ऑफ मास मीडिया। तो अच्छा इम्पैक्ट बता देते हैं। मास मीडिया मतलब जो मास मीडिया है, जो बड़ी मीडिया है, जो कि टीवी न्यूज हो गया, पेपर्स वगैरह, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, रैपिड और तुरंत इंफॉर्मेशन देता है और वाइड स्प्रेड हो जाता है वो इंफॉर्मेशन। करंट इवेंट्स पर इंफॉर्मेशन देता है, साइंस और हेल्थ पर इंफॉर्मेशन देता है। पब्लिक स्फेयर में क्रिएट अ फोरम फॉर पब्लिक डिबेट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज इसेंशियल एंड डेमोक्रेसी। मतलब पब्लिक स्फेयर में क्या होता है कि एक पब्लिक डिबेट, आप लोग न्यूज चैनल वगैरह पर डिबेट वगैरह देखते होंगे, वो सब क्या है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एजुकेशन, मतलब एजुकेशनल चैनल्स भी होते हैं बहुत सारा, जैसे ज्ञान धारा, ज्ञानवाणी, ये सब एजुकेशनल चैनल है जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्रामिंग और रिसोर्सेज प्रेफर करते हैं, जो कि हम लोग सुन सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, अब देखिए अमेरिका में क्या पहना जा रहा है, क्या नहीं पहना जा रहा, हम लोग क्या करते हैं, न्यूज वगैरह के माध्यम से देखते हैं, अरे वो तो जीन्स पहन रहा है, और हम लोग यहाँ के धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तो हम लोग वहां से देखते हैं, वहाँ वहाँ के लोग, अरे ये लोग तो धोती कुर्ता पहन रहे हैं, चलो धोती कुर्ता पहना जाए, वो लोग वहाँ धोती कुर्ता पहन लेते हैं। और यहाँ के लोग जीन्स, अच्छा जीन्स पहना जा रहा है, चलो जीन्स पहनते हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। जबकि निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो मीडिया बाइस्ड और एजेंडा सेटिंग, ये तो सबसे सबसे खतरनाक है आज के दौर में। मीडिया आउटलेट्स क्या करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज को छिपा देते हैं, ठीक है, और बड़े-बड़े न्यूज़ को छिपा देते हैं और छोटे-छोटे न्यूज़, फालतू के न्यूज़ चिपकाते रहते हैं। दंगल, मंगल दंगल ऐसे करके, मतलब ऐसे-ऐसे न्यूज़ वगैरह चलाते हैं जो किसी काम का नहीं होता है। सेंसिटाइजेशन, कांस्टेंट एक्सपोज़र टू वायलेंस एंड ट्रेजेडी कैन मेक ऑडियंस इंडिफरेंट टू रियल वर्ल्ड सफरिंग। मतलब होता कुछ और है, लेकिन बताते कुछ और है। जैसे नेपाल की घटना में क्या हुआ था कि करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है? उसके बाद लेकिन उससे 2-3 दिन पहले आपको क्या कहते हैं कि ये सोशल मीडियाज़ वगैरह और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को बैन कर दिया गया। तो मीडिया में ये न्यूज़ फैला दिया गया कि हाँ भाई, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज़ इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को बंद कर दिया। पर ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि करप्शन की वजह से वहाँ पर जेन-ज़ेड का प्रोटेस्ट हुआ था। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो मतलब बताना कुछ और होता है, लेकिन बताया कुछ और जाता है, इसीलिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। उसी तरीके से कल्टीवेशन एंड स्टीरियोटाइप्स, तो मीडिया जो है ना, मतलब क्या करते हैं कि जेंडर, रेस, रिलीजन, धर्म, जाति आधार पर क्या करते हैं कि नेगेटिव वे में
प्रचार प्रसार भी करते हैं कभी कदार, तो ये दिक्कत होता है। उसके बाद इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कभी कदार किसी किसी की प्राइवेसी का हनन कर दिया जाता है, जैसे नहीं छोड़ दीजिए, मैं वो एग्जांपल नहीं लूंगा, एग्जांपल लूंगा तो बुरा लगेगा। न्यूज वाले क्या करते हैं ना कि ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जो कि किसी के प्राइवेट लाइफ को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्लियर है। उसी तरीके से डिजिटल डिवाइड, मतलब कि डिजिटली डिवाइड कर देते हैं मीडिया वाले। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में एक थोड़ा सा ये चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है लिपुलेख और काला पानी को लेकर के। तो मीडिया वाले इसमें भ्रमित कर दिए। नेपाली मीडिया बोल रही थी कि लिपुलेख काला पानी नेपाल का है, इंडियन मीडिया बोल रही है कि इंडिया का है। तो इस तरीके से मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक जो भी मतलब दिक्कत है, तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे कि ये विवाद हुआ, तो वो उधर कह रहे वो मेरा है, इधर कह रहे वो ये मेरा है, तो ऐसे में दोनों में क्लैश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिटल डिवाइड, हालांकि करने कोई कुछ नहीं आ रहा है, लड़ने झगड़ने तो कोई आ नहीं रहा है, दोनों कंट्रीज में बाउंड्रीज है, दोनों कंट्री में तो कोई आएगा नहीं, पर डिजिटली डिवाइड हो जा रहे हैं सब। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज, चलाना कुछ और है, चला कुछ और देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेक न्यूज। तो आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। क्लियर है। एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन है डिफाइन जर्नलिज्म, पत्रकारिता को डिफाइन कीजिए। और व्हाई इज इट कॉल्ड फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, इसे फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है यहाँ पर थे हम लोग। जर्नलिज्म इज द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, असेसिंग, क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। देखिए पत्रकारिता क्या है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, एसेस करना, इन्फॉर्मेशन को सही सही क्रिएट करना और प्रेजेंट करना न्यूज के फॉर्मेट में और इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में पब्लिक के लिए। इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस के साथ, एक्यूरेसी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ और इम्पार्शियलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ न्यूज को पब्लिक तक पहुंचाना, पब्लिक डोमेन तक पहुंचाना ही जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है। इसे हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। ये एक फ्रेज है जो कि वाशिंगटन पोस्ट पब्लिशर फिल ग्राम के द्वारा बताया गया था। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट रफ ड्राफ्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इमीडिएटली तुरंत ही न्यूज को मतलब बता दिया जाता है। जर्नलिस्ट रिपोर्ट ऑन इवेंट एज दे हैपन, जैसे ही घटना घटित होती है और कम से कम समय में ये लोगों तक उन सभी घटनाओं को पहुंचा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हिस्टोरियन की तरफ बैठ गए, इतिहास लिखेंगे 10 साल में बताएंगे, वो नहीं। प्रोविजनल नेचर, इसका नेचर प्रोविजनल होता है, मतलब इनिशियल रिपोर्ट जो ड्राफ्ट होता है इसमें बेसिक फैक्ट्स होते हैं, समय आधारित घटनाएं होती है, हालांकि डिटेल इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, पर उसको कंप्लीट करके बताने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद रफ इज ड्राफ्ट इज रफ बिकॉज इट में कंटेन्स एरर, इसमें एरर भी हो सकता है। ठीक है, लैक फुल कंटेक्स्ट और भी इन्फ्लुएंस्ड बाय चॉज ऑफ द अनफोल्डिंग इवेंट, जो घटनाएं घटित भी नहीं हुई या होने वाली है सूत्रों के हवाले से वो बार बार कहा जाता है, तो वो रफ एज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडिटोरियल रिफाइन दिस ड्राफ्ट, मतलब पहले कुछ सूचना आई, ठीक है, फिर बाद में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पहले ये सूचना आई थी नेपाल वाले में कि वो सोशल मीडिया प्रोटेस्ट था, पहले ये सब न्यूज में फैल गया, बाद में पता चला नहीं भाई वो सोशल मीडिया के लिए प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था। तो यही जो है इसीलिए इसको कहा जाता है रफ ड्राफ्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो आई होप आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। दोनों लगभग सिमिलर हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग वगैरह से एग्जाम में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आंसर वही लिखना जो कि स्लाइड के अंतर्गत दिया गया है। घबराने लायक इसमें कुछ नहीं है कि भाई कुछ एकदम घबरा गए, डर गए, वैसा कुछ नहीं है। एकदम नॉर्मली बताना है, नॉर्मली सब कुछ करना है। देखिए डेफिनेशन है ए वाइडर टर्म मीनिंग टू ट्रांसमिट अ सिग्नल। देखिए ऑडियो, वीडियो और डेटा किसी भी फॉर्म में, अगर हम ऑडियो के फॉर्म में जैसे रेडियो से समाचार सुनते हैं, वीडियो के फॉर्म में टीवी से समाचार देखते हैं, और फिर आपको न्यूज वेबसाइट्स वगैरह पे क्या कहते हैं, न्यूज जर्नल्स वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हैं, तो वो जो है आपको ब्रॉडकास्टिंग हो गया। जबकि टेलीकास्टिंग क्या हो गया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट हो गया, जिसमें कि स्पेसिफिकली टेलीविजन कंटेंट को ही मतलब हिस्सा दिया जाता है, जिसमें कि वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स होते हैं। स्कोप इनकम्पासेस बोथ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल, दोनों रेडियो टेलीविजन दोनों सिग्नल्स को ये
मतलब चलने देता है ब्रॉडकास्टिंग, जबकि इसमें क्या होता है कि ये सबसेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होता है, जो कि केवल और केवल लगभग टेलीविजन तक ही सीमित होता है। कंटेंट जो है ऑडियो ओनली रेडियो भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल टीवी भी हो सकता है, जबकि ये एक्सक्लूसिवली ऑडियो विजुअल होता है टेलीकास्टिंग। अधिकतर हम टीवी पर ही इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें फीचर्स ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। भाई ये क्या बताना, हटाओ इसको, ये वाला है। एग्जाम्पल है द बीबीसी इज अ ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन, इट ऑपरेट बोथ बीबीसी रेडियो एंड बीबीसी टेलीविजन। एग्जाम्पल जो है बीबीसी है द टेलीकास्ट ऑफ द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं ना, अभी एशिया कप चल रहा है, तो वो क्या है, टेलीकास्टिंग हो गया। तो शॉर्ट में ये कर सकते हैं जितना भी टेलीकास्टिंग वो सब ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, जबकि सभी ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग नहीं हो सकता है। तो आई होप आप लोग इन सभी बातों को क्लियरली समझ गए होंगे। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ रेडियो फिल्म एंड टेलीविजन इन इंडिया। सबसे पहले रेडियो की बात करते हैं। 1920 में शुरुआत होती है, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे 1923 में, जिसको हम लोग आईबीसी के नाम से जानते हैं। बाद में यही बन गया आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। हाँ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1927 में। बाद में इसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल आ गया, मतलब बाद में इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल आ गया, तो द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आईएसबीएस लॉन्च हुआ 1930 में। तो इसको बाद में बोला गया ऑल इंडिया रेडियो एआईआर 1936 में। और इंडिपेंडेंस के बाद एआईआर जो है ना गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई, जिसके अंदर मतलब एआईआर गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया, और इसके अंदर प्रसार भारती जो चैनल वगैरह जो है ये सब आने लग गया, ठीक है। उसके बाद है लिबरलाइजेशन 1990 से प्रेजेंट में। तो इस तरीके से रेडियो में बात करें तो अब लिबरलाइजेशन हो चुका है, और 1991 से लेकर के अब एयरवेव्स के थ्रू मतलब मैसेज सिग्नल्स वगैरह भेजे जाते हैं। और जो प्राइवेट प्राइवेट फेज था वो 1999 से 2000 के बीच में मेजर सिटीज में सिर्फ और सिर्फ एफएम रेडियो प्रसारण होता था। बट अब जो है लगभग सभी जगह पे होने लगा। आज जो है 100 ऑफ प्राइवेट एफएम, मतलब 100 से अधिक प्राइवेट एफएम स्टेशन हैं जो कि ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर अपना न्यूज वगैरह प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो आप लोग समझ गए। अब साइलेंट एरा है 1913 से 30, वो वही सब चीज है। दादा साहेब फाल्के और ने राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाया, ठीक है। बिगनिंग ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। साइलेंट मूवी था ये शायद, हाँ साइलेंट जहाँ आ रहा था शायद बोला पहला बोला हुआ मूवी। उसके बाद गोल्डन एज 1913 से 1930 साइलेंट एरा, मतलब शांत रूप से ये काम कर रहा था। फिर गोल्डन एज आया। उसके बाद मूवीज वगैरह के लिए आपको ये आ गया, क्या कहते हैं क्या कहते हैं जी, ये थिएटर्स वगैरह आ गए, तो टॉकीज वगैरह आ गए, तो आलम आरा मूवी वगैरह लगा। आलम आरा मूवी माइलस्टोन साबित हुआ, और पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 में भारत आज़ादी के बाद, और 1960 के जो है ये गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है। इसमें पैरेलल सिनेमा का राइज हुआ, ठीक है। और सत्यजीत राय, मृणाल सेन पॉपुलर हिंदी सिनेमा के एक्टर थे, और ये सब जो है इस तरीके से सोशल थीम्स पर मूवीज वगैरह बनने लगे। अब मॉडर्न ब्लॉकबस्टर एरा 1970 से प्रेजेंट, ये एंग्री यंग मैन का आर्केटाइप है, और ये अभी हम लोग जो मूवी वगैरह देख रहे हैं वो भी रेडियो वगैरह का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग टेलीविजन की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एंड दूरदर्शन मोनोपोली 1959 से 91 तक टेलीविजन जो है 1959 में एक्सपेरिमेंटल सर्विस के तौर पर इंडिया में स्टार्ट किया गया, खास करके इसकी शुरुआत दिल्ली में भी। 10 वर्ष तक दूरदर्शन जो है सोल ब्रॉडकास्टर रहा पूरे इंडिया में। सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन जो है अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता था, जिसमें कि एजुकेशन और डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम होते थे। 1980 में क्या हुआ कि लैंडमार्क सीरियल्स, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह राइज हुए, जैसे हम लोग एंड मोहब्बत। फिर धीरे धीरे ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। उसके बाद सैटेलाइट रिवॉल्यूशन हुआ 1991 में। बहुत सारा जो है मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं सैटेलाइट आए, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स वगैरह क्रिएट हो गए, जैसे द गल्फ वार कवरेज जो सीएनएन न्यूज नेटवर्क है उसने गल्फ वार का कवरेज दिखाया था 1991 में। तो पावर ऑफ सैटेलाइट टीवी हम लोगों को समझ में आया। उसके बाद प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स वगैरह एकदम पनपे, जैसे जी टीवी, स्टार प्लस, फिर ये सब मार्केट में एकदम फैल गए, और फिर एक तरीके से ये अब आज काम कर रहे हैं। तो आप लोग इन सभी बातों को समझ गए। फिर डिजिटल एज, अब तो आजकल टीवी भी कोई नहीं देखता है, आजकल तो सीधा सीधा डीटीएच आ गया है, और ओटीटी वगैरह आ गया, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब आ गया। सब लोग इधर ही देख लेते हैं, अपना टेलीविजन का मनोरंजन उठा लेते हैं।
व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ मोबाइल एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। मोबाइल का फीचर तो यूबिक्विलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं, ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन रहता है, कैरिड एवरीवेयर, कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं। मैकेटिंग मोस्ट पर्सनल एक्सेसिबल मीडियम, सबसे अधिक पर्सनल और सबसे अधिक एक्सेस करने वाला मीडियम बन गया। 24/7 24/7 आवर्स अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद है मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, इसमें अब आजकल सब कुछ आ गया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, सब कुछ एक जगह स्टोर होने लग गया है। रिच और डाइवर्स कंटेंट वाला जो डिवाइस है ये हो गया है। और उसके बाद इंटरेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये हाई इंटरेक्टिव टू वे मीडियम इनेबलिंग इमीडिएट फीडबैक, प्रेसिपिटेशन वगैरह जो है इसमें है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं तुरंत एकदम, हाय कैसे हो जी, क्या हाल चाल है, तो ये तुरंत हो जाता है, तुरंत इंटरेक्ट हो जाते हैं हम लोग एक दूसरे से। पर्सनलाइजेशन तो कंटेंट सर्विस कैन बी हाईली टेलर्ड टू बी द इंडिविजुअल यूजर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन प्रेफरेंसेस एंड यूजर हिस्ट्री। तो मतलब पर्सनलाइजेशन अच्छा है, मतलब कि यूजर को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा उन सब को ध्यान में रख करके ये जो है न्यूज ये मोबाइल जो है वो डिजाइन किया जाता है। लोकल अवेयरनेस, जियो लोकेशन, जीपीएस टेक्नोलॉजी एलोज लोकेशन बेस्ड सर्विस, मतलब जीपीएस क्या करता है, लोकेशन बेस्ड सर्विस को एलो करता है, सच एज हाइपर लोकल न्यूज, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड नेविगेशन, ये सब अवेलेबल ऑफर करता है मोबाइल, इसीलिए ये बहुत अच्छा मीडियम है मास कम्युनिकेशन का, ठीक है। फिर सोशल कनेक्टिविटी, सामाजिक कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एज फॉर एग्जांपल आप लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब आ गया। ऐप बेस्ड इकोसिस्टम, बहुत सारा ऐप आ गया है, जो मर्जी हो तुरंत खरीद लिए, जो मर्जी हो तुरंत यूज कर लिए, सब कुछ आ गया है, ठीक है। what is mainstream media, MSM, how does it relate to media bias? Mainstream media refers to large scale well established media outlets that reach a massive audience and are generally perceived as representing the dominant or prevailing currents of thought in a society. These are typically legacy media like major television networks, BBC, CNN, Fox News, National News, the New York Times, the Times of India, and widely circulated news. तो बात ऐसी है कि यही सब मेन मीडिया है जो कि बहुत लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेस हैं, और ये मैसिव बहुत बड़े ऑडियंस तक, बहुत बड़े दर्शक दीर्घा तक अपनी पहुंच रखते हैं, और अपनी पहुंच के आधार पर ये लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कुछ मेजर टेलीविजन नेटवर्क का, BBC, CNN, फॉक्स न्यूज, कुछ न्यूज नेटवर्क भी हैं, सॉरी न्यूज़पेपर नेटवर्क भी हैं, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अब रिलेशन टू मीडिया बायस, तो कुछ ना कुछ बायसेस होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ MSM इज सेंट्रल टू डिस्कशन अबाउट मीडिया बायस। क्रिटिक्स ऑफन एक्यूजेज MSM ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ बायस। देखिए बड़े बड़े मीडिया क्या करते हैं ना कि कॉर्पोरेट बायस होते हैं, मतलब जो उद्योग व्यापारी धंधा वगैरह करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनको पता है उनके खिलाफ लिखेंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। इवन कॉर्पोरेट हाउसेस जो है मीडिया वाले को पैसा भी देते हैं। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ भाई, मैं बस एक मतलब एक ये बता रहा हूँ कि ऐसी संभावना हो सकती है। उसके बाद स्टेटस क्वो बाइस्ड, तो MSM इज ऑफन accused of supporting established political and social system and is being hesitant to challenge the powerful institution radically। देखिए कि स्टेटस क्वो बाइस्ड भी होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है ना, वो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को टच नहीं करता है, वो कोशिश करता है उससे बच करके रहे, और पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स के न्यूज से वो दूर रहता है, ताकि जो जो बड़े-बड़े पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। गेट कीपिंग बायस भी हमें देखने को मिलता है। यह एडिटोरियल के चॉइस पर निर्भर करता है कि किस चीज को रिपोर्ट करना है और किस चीज को इग्नोर करना है, और यही जो है ना एक एडिटर के बायसेस को दिखाता है, एडिटर की मोनोपोली को दिखाता है। और उसके बाद आइडियोलॉजिकल बायसेस भी देखने को मिलते हैं। आउटलेट्स में बी परसीव्ड एज हैविंग अ कंसिस्टेंट लिबरल और कंजर्वेटिव स्लांट ऑन इन देयर फ्रेमिंग ऑफ स्टोरीज। तो आउटलेट्स में क्या होता है, सॉरी कुछ आइडियोलॉजिकल बाइसेस भी होते हैं। कुछ मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, लिबरल होते हैं, किसी को हिंदू पसंद है, किसी को मुस्लिम पसंद है, किसी को मोदी से नफरत है, किसी को अमित शाह से नफरत है, किसी को असदुद्दीन ओवैसी से नफरत है, मतलब इस तरीके से डिफरेंट लॉज, सबके आइडियोलॉजी से किसी किसी को बाइसेस रहता है, समस्याएं रहती है, तो वो उस तरीके की न्यूज छापते हैं जिससे किसी की किरकिरी हो, या फिर न्यूज छापने से ही बचते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपको आइडियोलॉजिकल बाइसेस हो गए। व्हाट आर अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स, गिव एग्जांपल। देखिए अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स आल्सो नोन एज रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम, जिसका कोई भी मतलब कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा जा सकता, और ये एक्चुअली
टेलीविजन और रेडियो शोज होते हैं दैट आर नॉट स्क्रिप्टेड इन अ ट्रेडिशनल सेंस, मतलब उसको स्क्रिप्ट नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता पहले कि पहले लिखेंगे फिर बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ हालांकि कंटेंट लिखा हुआ, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ नहीं है, वो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया कि अनस्क्रिप्टेड हो गया, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आंसर्स तो मैं खुद ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये अनस्क्रिप्टेड हो गया। थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं थोड़े बहुत हिंट्स भी ले लेता हूँ। बट क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं रहता, ये ब्लैंक रहता है, ये स्लाइड आप लोगों को दिखता ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, रूल्स गाइडेड सिनेरियोज वगैरह होते हैं, डायलॉग सेक्शन सब कुछ होते हैं, पर बहुत ज्यादा मतलब वो राइटर्स के द्वारा नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम। जैसे कि रियलिटी कंपटीशन शो, जैसे कि द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ, बिग बॉस। बिग बॉस तो बड़ा फेमस है भाई, रियलिटी कंपटीशन है। एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है, धय पटक उठा पटक चलते रहता है। इंडियन आइडल ये भी एग्जाम्पल है आप लोगों को, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्यू सोप्स और रियलिटी डॉक्यू 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 सीरीज, तो इसका एग्जांपल है कीपिंग अप विथ करादासियांस, द रियल हाउसवाइफ फ्रेंचाइजीज। This follows the lives of individual through situations are often engineered of drama for drama। तो ये है ना, एक सिचुएशन होता है जिसमें कि बताते हैं कि कैसे कोई रह रहा है, कैसे किसका जीवन यापन हो रहा है। मतलब कैमरा लेके सीधे घुसेड़ के चलते रहे एकदम। वो आजकल होता है ना ब्लॉग वगैरह बनाने के नाम पर, सब लोग अपने मर्जी से जो मर्जी आया एकदम लगे हुए हैं, एकदम भरे भिड़े पड़े हैं। उसके बाद आता है टैलेंट शोज। तो जैसे टैलेंट शोज में अमेरिकाज गोट टैलेंट, डांस इंडिया डांस, इसमें क्या होता है कि होस्ट के पास लगभग स्क्रिप्ट लिंक होता है, पर परफॉर्मेंस और जज का कोई ये पर कौन कैसा नाचेगा, कौन कैसा डांस करेगा, इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता भाई। टॉक शो और पैनल डिस्कशन, न्यूज वगैरह पे आप लोग बहुत देखे होंगे, वो मतलब 4-5 लोग बैठ जाते हैं, डिबेट्स करते रहते हैं आपस में, और आपस में ही लड़ते रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टॉक शो और पैनल डिस्कशन। उसके बाद है न्यूज एंड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट। तो हम लोग वो मतलब न्यूज तो देखते ही हैं, और स्पोर्ट्स के लिए वो मैच वगैरह का ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनस्क्रिप्टेड। और यही जो है आप लोगों को क्या कहलाता है, आप लोगों को ये एक तरीके से मीडियम हुआ शोज का, जो कि अनस्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे। मैं आशा करता हूँ कि इन 16 क्वेश्चन से आप लोग संतुष्ट होंगे, और आप लोगों को मैं आप भी एक सेकेंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को तकलीफ हो, ठीक है। ये वाला था ना, ये इसको छोड़ते हैं, बड़े वाले में आते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए कुल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कुछ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन सभी सेक्शंस में होना चाहिए। अभी मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को दिखाया, इलेबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मास मीडिया। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया है, ठीक है। मास मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया है। उसके बाद डिस्कस द इशू ऑफ एथिक्स इन एडमिशन, ये भी नहीं बताए हैं हम। उसका क्या है, इल्यूसिडेट द प्रोसेस फॉर अनस्क्रिप्टेड टीवी प्रोग्राम्स, ये भी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया, लास्ट क्वेश्चन यही था, अनस्क्रिप्टेड टीवी प्रोग्राम्स, ठीक है, ये नहीं बताए हैं। डिस्कस द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो बताने के लायक बात है ही नहीं। अब चलते हैं, राइट अ 30 सेकंड टीवी एडवर्टीजमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आइडिया, ये तो आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा। राइट अ लेटर टू एडिटर, ये आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है डिस्कस द बेसिक रूल्स फॉर राइटिंग द वेरियस राइटिंग फॉर वेरियस मास मीडियम, ये नहीं बताए, ये कल बता देंगे, ठीक है। तो डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडिटोरियल, ये भी कल बता देंगे। डिफाइन कम्युनिकेशन, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डिस्कस इट रोल्स फंक्शन एंड डिफरेंट काइंड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को और ये फालतू का ये ऐड दे रखा है, क्या ही बताऊं।
राइट अ ब्रीफ नोट ऑन साइबर मीडिया, ये भी अभी तुरंत मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट, ये तो नहीं बताए हैं, ये कल बता देंगे, ठीक है। व्हाट आर द सम यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया, ये कल बता दूंगा मैं। उसके बाद आप लोगों को डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन ऑन आवर लाइफ्स बाय गिविंग एग्जांपल, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। व्हाट आर द बेसिक रूल्स एंड टेक्निक फॉलोड बाय टीवी न्यूज रिपोर्टर व्हाइल राइटिंग फॉर टेलीविजन, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पेज पर। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूज एंड डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्म एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, बता दिया है मैंने आप लोगों को। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चंस जो है आप लोगों की मदद करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस इसमें अभी हैं, वो सब मैं आप लोगों को अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करके इस वीडियो सीरीज को खत्म करूंगा। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।